नमस्कार, मैं अबरार खान न्यूज़ लिंक लाइव से। आज हम लोग रिवाइंड करेंगे। हम लोग जिन बातों को भूल गए हैं, जिस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में केंद्र में आई थी, हम आज उन पर बात करेंगे। और उस पर बात करेंगे क्योंकि दुष्यंत कुमार जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात है वो, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और उसी पे उन्होंने दूसरी लाइन कही थी कि आज मेरा साथ दो, वैसे मुझे मालूम है पत्थर में चीख हरगिज कारगर होगी नहीं। तो आप अंदाजा लगाएं कि दुष्यंत कुमार जी ने जो बात कही थी, क्या वो हम पर और आप पर लागू हो रही है या नहीं हो रही है, इसका अंदाजा लगाइए। तो हम लोग बात शुरू करते हैं। और बात हम लोग आज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में सरकार में आई तो उस वक्त का मकसद क्या था कि उन्हें मंदिर बनाना था, श्री रामचंद्र जी का मंदिर, जो 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा पड़ जाएंगे और वो जनता को देखने के लिए शायद हो जाएगा देखने लायक, मतलब उसका उद्घाटन हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो वो उन्होंने काम कर दिया। हालांकि वो काम उन्होंने नहीं किया, सदन के माध्यम से नहीं हुआ, वो काम हुआ माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पहला मकसद था वो रामचंद्र जी का मंदिर बनाना, और वो चाहते तो वो उसको पहले कार्यकाल में ही सदन में एक विधेयक लाके उसको कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया, जिसकी बात की पहले की सरकारें भी कहती रही कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आएगा। तो ये भी मामला रेगुलर सरकार के कहने के अनुसार ही हुआ। तो ये बात हो गई खत्म और मंदिर बन गया और अब उसका उद्घाटन होना है। तो इसके लिए देशवासियों को बधाई। तो अब सवाल उठता है कि क्या देश की सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनाना है? अगर मंदिर बनाना था तो बन गया, उसके बाद जो आम जनमानस की मूलभूत जरूरतें हैं उसका ख्याल कौन रखेगा, उसके बारे में बात कौन करेगा? और मेरा ये सवाल आप लोगों से है, जनता से है, सरकार से नहीं, क्योंकि सरकार को जो करना है वो कर रही है, लेकिन जो काम सरकार ने आपके लिए नहीं किया, क्या आपने उसके लिए सवाल उठाया? 9 उन्होंने खास वादे किए थे। पहला वादा था कि काला धन वापस लाएंगे। क्या आ गया? काला धन पर ही आपको याद होगा कि 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में आ जाएंगे। जब काला धन नहीं आया तो फिर, और आप लोगों को याद भी होगा कि उसमें माननीय अमित शाह जी ने बताया कि वो तो चुनावी जुमला था, तो इसको आप भूल जाइए। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी सभा में बार बार बोला कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सरकार जब रोजगार देने की बात करती है तो आम जनमानस उसे नौकरी समझता है, सरकारी नौकरी समझता है, और जिसका आंकड़ा आया तो आप लोगों को पता चला कि ये भी मिशन फेल हो गया। और दूसरी कार्यकाल जब उनको मिला तो उन्होंने उसको घटा के 10 लाख कर दिया था, जो कि 10 लाख नौकरियां 5 साल कंप्लीट होने को आ रहा है, अभी नहीं मिली है। इसको भी आप किनारे कर दीजिए। उसके बाद 100 स्मार्ट सिटी का उन्होंने वादा किया था। क्या वो 100 स्मार्ट सिटी
देश को समर्पित हो गया, क्या आम जनमानस को मिल गया, इस पे भी ध्यान दीजिए। और याद करिए कि क्या आपने ये सब सुना था जब सरकार जिन्होंने जो चला रहे हैं, क्या उनके इस वादे पे आपने सवाल किया सरकार से? तो जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं किया होगा आपने। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा जगा दूं, आप जाग जाएंगे, आपके पास प्रतिनिधि आएंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी आपकी आदत भूलने की है, तो हमने सोचा आपको जगा दें। अगला उनका काम था कि बुलेट ट्रेन चल जाएगी। क्या बुलेट ट्रेन चल गई? तो पता चलेगा कि अभी वो पाइपलाइन में है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सभी को पक्का घर दे देंगे। क्या देश के सभी नागरिकों को जिनके पास पक्का घर नहीं था, क्या उन सभी को मिला? कुछ को मिला है, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन क्या सबको मिला? तो पता चलेगा कि नहीं मिला। 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, बिजली जाती रहती है, ये आपको पता है। रेट का पता है आपको बिजली का कि किस तरह से रेट बढ़ा है 2014 के बाद से, ये भी आपको पता होगा अच्छी तरह से। और सबसे बड़ा जो वादा था उनका 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करने का, तो क्या वो अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन कर दी गई? तो जवाब मिलता है कि कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो कम से कम 4 ट्रिलियन तो हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे देश का अन्नदाता है, किसान जिसे हम कहते हैं, क्या किसान की आय दुगनी हो गई जिसका वादा किया था केंद्र सरकार ने? आप लोगों को याद होगा 13 महीने वो किसान बॉर्डर पे बैठे थे, दिल्ली के बॉर्डर पर। उनको रोकने के लिए कांटेदार तार वहां पर बिछाए गए थे, और उस 13 महीने के दौरान 700 से ज्यादा किसानों को इस दुनिया से जाना पड़ा, ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, यानी उनकी मौत हो गई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो उसके ठीक पहले उन्होंने वो 3 जो कानून लाए थे किसानों के लिए, जिसकी वजह से ये आंदोलन चल रहा था, सरकार ने माफी मांगकर वापस लिया। सरकार ने यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उससे, किसानों से माफी मांगकर उसको वापस लिया। तो आपको याद होगा ये बात अच्छी तरह से। और वहीं पर वो गोदी मीडिया उन किसानों को क्या क्या नाम से नवाजा गया था, आपको तो याद होगा। नहीं याद होगा तो रिमाइंड कीजिएगा, याद आ जाएगा। ये सवाल आपसे है, आपको इसका जवाब देना है कि क्या ये सारी चीजें हुई या नहीं हुई। उसके बाद सवाल आता है कि ये गरीब और अमीर के बीच में खाई पैदा क्यों हुई है? अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। इसके आंकड़े भी आए थे, आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने कहा आपको याद दिला देते हैं। उसके बाद भाजपा सरकार में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया बराबर। और आपको याद होगा कि जब भी इस तरह का टारगेट किया गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इस पर इंटरप्शन नहीं किया, उस पर उन्होंने कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। याद है ना आपको? तो इसको भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा उनका जो वादा था गंगा सफाई अभियान का, जिसमें करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, क्या गंगा साफ हो गई? तो अब पता चलेगा कि गंगा अभी तक साफ नहीं हुई। गंगा का पानी अभी तक निर्मल नहीं हो पाया। तो जो हजारों करोड़ रुपए जो उस पर खर्चा हुए, उसका क्या होगा? उसका जवाबदेह कौन होगा?
ये सवाल आपको सरकार से पूछना है, सरकार के प्रतिनिधि से पूछना है, उस मंत्रालय के मंत्री से पूछना है जब वो आपके पास वोट मांगने आएंगे। आदर्श गांव की बात की गई थी, आदर्श गांव बन गए? जवाब मिलेगा अभी पूरे नहीं हुए। किसानों ने आत्महत्या करना बंद किया क्या? तो पता चलेगा कि किसान आत्महत्या कर ही रहे हैं। जिस रेशियो से पहले चल रहा था लगभग उससे प्लस में ही रेशियो चल रहा है। किसान की आत्महत्या होती आ रही है। किसानों को एमएसपी मिला क्या? तो जवाब मिलेगा कि किसानों को आज तक एमएसपी नहीं मिल पाई। सरकार का वादा था कि हम एमएसपी देंगे, उनकी आय दुगनी कर देंगे। जवाब आपको मिलेगा नहीं। सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन स्टार्ट किया था 2013 में, तो भ्रष्टाचार के नाम पर कैंपेन स्टार्ट किया था। तो क्या देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया? या जिन जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया वो या तो उस पार्टी के हिस्सा हैं या उस गठबंधन के हिस्सा हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने अभी करंट में है। अजीत पवार, जिन पे 70,000 करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आरोप लगाया था, उसके बाद वो उस गठबंधन का हिस्सा हो गए। हेमंत विश्व शर्मा, जिसका बुकलेट छपवाया गया था कि सरकार बनने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चला जाएगा, आज वो उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं असम के। ऐसे बहुत से नाम हैं, नारायण राणे, ऐसे बहुत से नाम हैं। तो ये भी काम नहीं हुआ। जो डिफाल्टर देश छोड़ के चले गए थे, क्या वो डिफाल्टर लाए जा सके? तो जवाब मिलेगा नहीं, अभी कार्रवाई चल रही है। सरकार दूसरा कार्यकाल पूरा करने को आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरा कार्यकाल पूरा करने को आ रही है। जवाब में आएगा कि नहीं, अभी तक नहीं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डीजल और पेट्रोल के नाम पर कोरोना काल के टाइम पर ही उस पर बहुत ज़्यादा उस पर कर बढ़ा दिए गए थे। कोरोना तो जाने कब खत्म हो गया, क्या वो कर खत्म किए गए? तो जवाब मिलेगा कि नहीं, वो कर ऐसे ही चल रहे हैं। तो जनता को ये सवाल खुद पूछना होगा, क्योंकि आप जब एक माचिस की डिब्बी खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स जुड़ा होता है, नमक खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स जुड़ा होता है, और ये टैक्स के पैसे से ही देश की सरकार चलती है। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। तो सरकार को जनता की जरूरतों का ध्यान कब रखेगी वो, इस पर भी हमें और आपको उनसे ही सवाल करना होगा। चीन ने हमारे देश के सीमाओं पर अतिक्रमण किया है। क्या चीन ने वो जगह छोड़ दी? तो अभी आपने पेंटागन की रिपोर्ट आई थी और उसको आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महिलाओं के साथ अत्याचार। महंगाई की स्थिति आपको अच्छी तरह से पता है कि आज देश के अंदर महंगाई की क्या स्थिति है। बेरोजगारी किस स्तर पर है कि 40% युवाओं ने आज भी बेरोजगार हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है। महिलाओं के अत्याचार की तो गाथा क्या बताई जाए। उन्नाव से लेकर के
मणिपुर तक की स्थिति आप देख सकते हैं। महिलाओं के साथ जिस तरह के अत्याचार हुए हैं, जिसमें एक उदाहरण आपको याद ही होगा अंकिता भंडारी का। आपको दूसरा उदाहरण याद होगा ही, उन्नाव में सेंगर साहब जो इनके विधायक थे उनका। महिला पहलवानों का आपको याद ही होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब संज्ञान लिया तब उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पर कभी नहीं बोला। तो महिलाओं के अत्याचार भी नहीं रुके। इसके बाद मीडिया जिस तरीके से आज सरकार के साथ खड़ी दिखती है, मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाए। जो गलत नीतियां सरकार पारित करती है और जो जनता के खिलाफ है उस पर वो बोले, लेकिन आज मीडिया उल्टा जनता से यानी विपक्ष से सवाल पूछती है। क्या स्थिति है आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। इसके बाद अडानी जी का मामला आप लोगों को पता ही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, विपक्षी दलों ने सदन में सवाल उठाया था, जिसमें मुख्य रूप से आपको याद होगा राहुल गांधी जी के बारे में। अभी रिसेंटली में आपको याद होगा महुआ मोइत्रा जी जो सांसद हैं उनके बारे में। राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली गई थी, महुआ मोइत्रा के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई लगी है। तो अडानी पे सवाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन आप जनता हैं, आप सवाल करेंगे क्योंकि आपके पैसे से सरकार चलती है। सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो आपके टैक्स के पैसे से ही उनका पूरा काम चलता है। आपको सवाल पूछना है। अगर आप भूल गए हैं तो ये सवाल आप जनता हैं, आपको पूछना ही पूछना है। उसके बाद आपको याद होगा कि नोटबंदी पहले की गई थी 2016 में। उस नोटबंदी के समय पर 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और उस नोटबंदी के टाइम पर आपको याद होगा बहुत सी बच्चियों की शादी नहीं हो पाई थी। बहुत से लोगों की स्थिति ये हुई थी कि उन्होंने पैसा ना होने की वजह से अंतिम संस्कार टायर पे उन्होंने किया था। आपको याद होगा ये बात, अच्छी तरह से याद होगा। रिमाइंड करा रहा हूं तो और अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपको इसके बारे में। डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति क्या है आपको पता है। जब सरकार बदली थी 2014 में तो उस टाइम 64-65 रुपए का रेट था। आज 82-83 रुपए के आसपास चलता है। उस टाइम का आपको बयान याद होगा प्रधानमंत्री जी का कि रुपया जैसे जैसे गिरता है देश की गरिमा और प्रदेश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। याद होगा आपको। तो आपके साथ में ये भी होगा याद, जब नोटबंदी हुई थी तो किस तरह से जनता बेहाल परेशान घूम रही थी, बैंकों में लाइन लगाई हुई थी। और उसके बाद जब जीएसटी लगाई गई थी तो उसके बाद व्यापारी की क्या स्थिति हुई है ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग भी व्यापारी, आपके परिवार से कोई ना कोई व्यापार करता ही होगा। तो ये वो सवाल हैं, इन सवालों को आपको सरकार से पूछना होगा। सरकार आप बनाते हैं, सरकार से आप नहीं हैं। आप अगर सरकार से सवाल आंख में आंख डालकर करना शुरू कर दें तो आने वाली सरकारें ये समझ जाएंगी कि हमें जनता के लिए काम करना है, खुद के लिए काम नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी।
और समझ में अगर ना आई हो तो इसको आप 2-4-5 बार रिवाइंड कर करके सुनिएगा, तो सारे मुद्दे आपको सामने आते जाएंगे और एक दिन याद हो जाएंगे। तो आप अपने प्रतिनिधि से अपने सवाल कर सकते हैं कि आपको हमने इस काम के लिए बैठाया था, आपने क्या वो काम पूरा किया? अगर उन्होंने किया होगा तो आपके सामने वो दिखा देंगे, और नहीं किया होगा तो आप ऐसे लोगों को फिर क्यों चुनेंगे? जनता का मकसद है कि हमारा प्रतिनिधि जिस काम के लिए उसको वहां पर हम भेज रहे हैं वो काम वो पूरा करे। इसलिए याद रखिए कि आप ही सरकार हैं, सरकार आपसे बनती है और आपको इस पर स्वयं संज्ञान लेना होगा, स्वयं उस पर बात करनी होगी। इस पर जो है दुष्यंत कुमार जी ने तो जो लाइन सुनाई थी उसको हम फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो ये सूरत तब बदलेगी जब आप स्वयं जागरूक होंगे, आप सरकार से सवाल पूछने वाले होंगे, तो ही ये सूरत बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।